आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और इस वक्त लेकर हाजिर हैं हम हमारा खास बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। आइए आगाज करते हैं दुनिया की खबरों का। पाकिस्तान की सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान का वजीर आजम बनना तय माना जा रहा है। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 120 से ज्यादा सीटें हासिल करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पाकिस्तान के साबिक पीएम नवाज शरीफ की पार्टी PMLN 61 से अपोजिशन ने इंतखाबात में धांधली का भी इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में साबिक क्रिकेटर से सियासतदान बने इमरान खान नए कप्तान बनकर उभरे हैं। बुध को हुए इंतखाबात में अवाम ने इमरान खान पर भरोसा जताया है। गैर सरकारी नतायज के मुताबिक अब तक तहरीक इंसाफ को 110 से ज्यादा सीटों पर बरतरी हासिल है। गैर हतमी नतीजों के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 60 से ज्यादा सीटों पर बरतरी के साथ कौमी असम्बली में दूसरी जमात बन गई है। वहीं पीपल्स पार्टी 39 नशिस्तों के साथ तीसरे और मुत्तहिदा मजलिस अमल 10 सीटों पर बरतरी के साथ चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 22 साल की स्ट्रगल जो आज से 1996 में मैंने शुरू की और काम पे मुझे पहुँचाया है कि एक मौका मुझे दिया है कि मैं वो जो मेरी ख्वाब थी, एक पाकिस्तान की ख्वाब लेके चला था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूं। वोटिंग खत्म होने के 24 घंटों के बाद भी बेशतर सीटों के नतायज मौसूल नहीं हुए हैं, जिसके बायस कई सियासी जमातों ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 के आम इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और बेज़ाब्तगी हुई है। जब पोलिंग खत्म हो गई और उसके बाद जो सूरतगरी जो देखने में आई है, वो मैं समझता हूं कि मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में इस तरह का कभी इंतहाई खौफनाक सूरत हाल नहीं देखी। रहीम यार खान से लेकर और पूरे पाकिस्तान तक हमें शिकायत आई कि जनाब फॉर्म 45 हमें नहीं दिया जा रहा और हमें हमारे जो पोलिंग एजेंट्स निकाल दिया गया। पोलिंग जो की जगह है वहां पर लोग चला रहे हैं। खुदारा हमारी खवातीन को छोड़ दें, हमारे बच्चे बिलबिलारन को छोड़ दें, हमें माफ कर दें। औरतों को उनको बंद कर दिया, पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। पाकिस्तान आम इंतखाबात में कई इंतहा पसंद तंजीमों ने भी हिस्सा लिया, जिनमें मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद की अल्लाह अकबर तहरीक सियासी पार्टी भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें नकार दिया है। हाफिज सईद का एक भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया है। हाफिज सईद का खुद का बेटा हाफिज तलहा और दामाद खालिद वलीद भी हार गए हैं। जो माजी में होता रहा है ना, ठप्पा माफिया वाफिया, अब सब खत्म हो चुका है। अब जो ड्रामा इनका है पूरे कराची में खत्म है। अब PTI बनने जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे वजह से ये इनको सिर्फ कम्युनिटी ने वोट दिया है। पाकिस्तान आम इंतखाबात 2018 में किसी भी पार्टी को अक्सरियत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं या फिर आजाद उम्मीदवारों को लेकर हुकूमत बनाते हैं, ये चंद दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन उन्हें उन वजूहात पर भी नजर रखना होगा कि आखिर पाकिस्तान के 71 साल की तारीख में कोई भी वजीर आजम अपना इख्तिदार पूरा क्यों नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो पाकिस्तान में आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद इमरान खान ने कौम से खिताब किया और अपने घरेलू, माशी और खारजा पॉलिसी के बारे में इजहार ख्याल किया। पड़ोसी मुल्क के इंतखाबी नतीजों पर हिंदुस्तानियों की भी नजरें लगी हुई हैं। कुछ लोगों का मानना था कि नया पाकिस्तान बनाने की बात करने वाले इमरान के आने से शायद दोनों ममालिक के रिश्ते कुछ बेहतर हों, लेकिन शुरुआती इशारे तो इसके खिलाफ ही होते दिखे। ये रिपोर्ट देखिए। चीन की जमकर तारीफ, अमेरिका पर तंज और कश्मीर पर करेंगे भारत से बात। जीत के बाद अपने पहले बयान में यह अंदाज रहा पाकिस्तान के होने वाले नए कप्तान इमरान खान का। जी हां, अपने हदफ से कुछ कदम दूर रह गए इमरान आज वजीर आजम के रंग में नजर आए। 22 साल की मशक्कत को याद करते हुए इमरान ने जहां आवाम का शुक्रिया अदा किया, वहीं करप्शन और गरीबी दूर करने के लिए कई इक़दामात करने की बात भी कही।
अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ये शाहाना महल, एक वो मुल्क जो कि जिसकी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, वहाँ कोई मुझे शर्म आएगी कि मैं जाओ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूँगा इतना बड़ा महल के अंदर। हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है। इसको हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सादगी से कोई लेंगे छोटी सी जगह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जिधर प्राइम मिनिस्टर रहेगा। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज़ करेंगे। कहीं जिस तरह नथिया गली का गवर्नर हाउस है उसको होटल बना देंगे ताकि उससे इनकम आए पब्लिक के लिए, बजाय बादशाह की तरह जाके जो साहिब इक़्तिदार है वो रहे लोगों के टैक्स के पैसे पे। इंतखाबात के दौरान पाकिस्तानी मीडिया से दूरी बनाने वाले इमरान ने आज इसका जिक्र भी किया। खुद को भारत में घुले मिले होने का दावा करने वाले पीटीआई लीडर ने दोनों मुल्कों के बीच तिजारत को जरूरी करार दिया। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वाकफियत लोगों से है। हिंदुस्तान सारा फैरा हुआ क्रिकेट की वजह से। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो समझता हूँ कि अगर हमारे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये बर्रे सगीर के लिए बेहतरी है। अगर हम ये गुर्बत कम करना चाहते हैं बर्रे सगीर में, जो कि सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चले, हम एक दूसरे से तजारत करें, और जितना हम तजारत करेंगे दोनों मुल्कों का फायदा है। बात पाकिस्तान में हो और जिक्र कश्मीर का ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इस मुद्दे पर इमरान भी आए। उन्होंने कहा कि हमें कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत की मेज पर आना होगा और दोनों मुल्क के लिए यही सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन इसी इशू पर उनके फौजी अंदाज ने उनकी हकीकत बयान कर दी। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फ़ौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फ़ौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें इस मसले को हल करें। ये जाने तो नहीं लगा, और अगर यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि जी पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है और पाकिस्तान सारा वक्त हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है, ये तो हम स्क्वायर 1 पे हैं इस वक्त। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। कश्मीर को बलूचिस्तान से जोड़ने में इमरान इतने जोशीले हुए कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान को मुबारकबाद दे डाली। उनके इस अंदाज से लगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की रियासत नहीं बल्कि एक अलग मुल्क है। मैं आज खास तौर पे बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह की मुश्किलात उनको सामने करनी पड़ी, जिस तरह की वहाँ दहशतगर्दी हुई, उसके बावजूद जिस तरह बलूचिस्तान के लोग निकले हैं, मैं आज सारे पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इंतखाबी कामयाबी के बाद पहले बयान में इमरान ने कश्मीरियों के दर्द का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी की मुदाखलत की बात भी कही, लेकिन ये बताना भूल गए कि इसका असली जिम्मेदार कौन है, कौन बना रहा है हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होकर कश्मीरियों की जिंदगी को जहन्नुम। फिर इमरान खान खुद ही सोचें कि सरहदी दरअंदाजी के बीच बातचीत कैसे मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान अशरफ जावेद साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अशरफ जावेद साहब, इमरान खान का पाकिस्तान का पीएम बनना करीब करीब तय हो गया है और आज उन्होंने कौम से खिताब भी कर लिया। क्या रिएक्शन है वहां पर अवाम का, आम लोगों का? जी, आज हमें अवाम की तरफ से यहाँ पे भरपूर रिएक्शन मिला है। लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है। अगर सोशल मीडिया पे जिस तरह के तस्वीरें आ रही हैं, पूरे मुल्क से लोग इसका जश्न मना रहे हैं, इसको पूरी लोगों की कामयाबी करार दे रहे हैं और बड़ा एक जबरदस्त किस्म का
ऐसे जिस तरह से तवक्कुआत थी लोगों की कि एक नया पाकिस्तान बनेगा, एक नई गवर्नमेंट आएगी, एक नई पॉलिसी बनेगी, तो अभी तक जो हमें जितनी भी खबरें आ रही है वो बहुत मस्बत हैं और बहुत ही लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक नई तब्दीली आई है एक मुल्क में। ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ को अक्सरियत नहीं मिली, ऐसे में इमरान खान किसके साथ हाथ मिला सकते हैं? क्या इमरान ने कोई इशारे देने शुरू किए हैं? नहीं, इस बारे में अभी हमें तक कोई जानकारी नहीं आई। इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान को पीपल्स पार्टी के साथ या फिर नवाज शरीफ के साथ की पार्टी के साथ दोनों बड़ी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, या फिर वो दूसरे लोगों को इकट्ठे करके गवर्नमेंट बनाते हैं। इस बारे में तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इलेक्शन से पहले इमरान खान ने ये बात की थी कि वो पीपल्स पार्टी से और PMLN से, नवाज शरीफ की पार्टी से किसी तरह से भी इनसे इत्तेहाद नहीं करेंगे। क्या अब उनकी मजबूरी है, क्या वो इनके साथ इत्तेहाद करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ जावेद साहब आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान से इस पूरी बातचीत के लिए। वही इमरान खान की साबिक बरतानवी अहलिया जमीमा खान ने अगले वजीर आजम बनने के लिए इमरान खान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक साथ कई ट्वीट किए और कहा कि मुझे याद है इमरान खान का पहला चुनाव 1997 का, 22 साल बाद बेइज्जती, रुकावट और कुर्बानी के बाद मेरे बेटे का वालिद पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनने जा रहा है। जमीमा खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जीत इमरान खान की कड़ी मेहनत का नतीजा है। आपको बता दें कि इमरान खान ने साल 1995 में जमीमा गोल्ड स्मिथ से शादी की थी। 2004 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और इन दोनों का एक बेटा भी है। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंडस्ट्री 4.0 पर से बात की। उन्होंने कहा कि हमें हमारे स्कूलों, यूनिवर्सिटियों के निसाब को ऐसा बनाना होगा जिससे कि नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा सके। पीएम ने कहा कि हमें यह यकीनी बनाना होगा कि टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे तब्दीली के मुताबिक हमारे निसाब अपडेट होते रहें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी चिनफिंग और जनूबी अफ्रीका के सदर सीरिल रमपोसा की मौजूदगी में पीएम ने कहा कि तरक्की के मरकज में हमेशा अवाम और इंसानी इक़्तिदार सबसे अहम है, इसलिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में चौथी सनती इनकलाब के उन नतीजों पर हमें गौर खोज करने की जरूरत है जो हम जैसे मुल्कों की आवाम और मईशत पर देर पा असर डालेंगे। विकास और प्रगति के केंद्र में हमेशा लोग और मानवीय मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए टेक्नोलॉजी जगत में चौथी औद्योगिक क्रांति के उन परिणामों पर भी हमें गंभीर विचार करने की जरूरत है जो हम जैसे देशों की जनता और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। यहां एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। इस्राएली अफवाज का गाजा पट्टी में कत्लेआम जारी है और इस्राएली फौज ने गाजा पट्टी पर बुध की शाम वहशियाना बमबारी करके कम से कम 3 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस हमले में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया जिसकी हालत नाजुक है। मकामी जराये के मुताबिक गाजा में इस्राएली फौजियों पर फायरिंग के बाद सहयूनी फौज ने हमास के ठिकानों समेत कई दीगर अस्करी कैंपों पर बमबारी की। वहीं इस्राएली अफवाज का कहना है कि हमास की गोलाबारी में उसके कई फौजी जख्मी हुए हैं। ये कशीफ 5 रोज कबल हमास और इस्राएल के दरमियान मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कराई गई जंगबंदी के बाद सामने आई है। आपको बता दें कि इससे कबल भी इस्राएली बमबारी में हमास के 4 कारकुन मारे गए थे। शाम के जुनूबी शहर अल सवेदा में इस्लामिक स्टेट के 4 खुदकुश हमलों में मरने वालों की तादाद 246 हो गई है। जराये के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों अफराद जख्मी हुए जिनमें कई की हालत नाजुक है। शाम में इंसानी हकूक की निगरान तंजीम अल मुर्सीद के मुताबिक सवेदा में 250 के करीब होने वाले हलाकतों में खवातीन और बच्चों समेत 135 आम शहरी हैं, जबकि बाकी हुकूमत नवाज फाइटर थे जो अपने अपने इलाकों की हिफाजत पर मामूर थे। अल मुर्सीद के डायरेक्टर रामी अब्दुल रहमान ने बताया कि सिर्फ अल सवेदा शहर में ही बारूदी बेल्टों के जरिए 3 धमाके किए गए। इसके अलावा शहर के मशरकी और शुमाल के नवाही इलाके में भी धमाके हुए। सूबे असवेदा पर बशर अल असद हुकूमत की फौज का मुकम्मल कंट्रोल है, जबकि सूबे के शुमाल मशरकी एतराफ के सहराई इलाके में दहशतगर्द तंजीम दाइश सरगर्म है। ये लोग अगर हम बात करते हैं, अक्सर बशर असद की फौज को निशाना बनाते रहते हैं।
इधर शाम की सरहद के करीब गोलान पहाड़ियों पर इसराइल के जरिए शामी लड़ाकू तैयारों को मार गिराने के बाद दोनों मुल्कों के बीच हालात कशीदा हो गए हैं। इसराइल ने हालात को देखते हुए गोलान पहाड़ियों पर अपनी फौज तैनात कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने एक शामी तैयारे को मार गिराया था। इसराइल ने इल्जाम लगाया था कि शामी तैयारे ने फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। वाज़ेह है कि शामी अफवाज इजरायली सरहद के करीब कनीतरा में बागियों के खिलाफ लगातार फिजाई हमले कर रही है और इस हमले में दर्जनों अफराद मारे गए हैं। शाम में इंसानी हकूक की निगरान तंजीम अल मुर्सीद ने बताया कि रूसी और शामी तैयारों ने यरमुक वैली के कई इलाकों को निशाना बनाया और इस इलाके पर दाइश से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रुप फसील खालिद बिन वलीद का कंट्रोल है। सराय के मुताबिक कनीतरा को ज्यादातर हिस्सों पर शामी अफवाज का कब्जा हो गया है, लेकिन इसराइली सरहद के करीब कुछ इलाकों में झड़पें अब भी जारी हैं। अफगान खुफिया विभाग के मुजामिम के काफिले को निशाना बनाकर किए गए एक खुदकुश हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए हैं। नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी पर हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह ने बताया कि इस हमले में खुसूसी दस्ते के दर्जनों अहलकार मारे गए हैं। पुलिस तर्जुमान हशमत स्टानिकज़ई ने बताया कि मारे गए ज्यादातर लोग एनडीएस के अफसर थे। स्टानिकज़ई के मुताबिक इसका खदशा ज्यादा है कि हमलावर धमाके से लदी गाड़ी चला रहा था। वाज़ेह है कि हमले में महज 2 दिन पहले काबुल के एक रिहायशी इलाके में 5 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें कम से कम 3 लोग जख्मी हुए थे। इधर सऊदी अरब ने बहरे अहमर में हौसी बागियों की जानिब से ऑयल टैंकर पर हमले के बाद तेल से लदे बहरी जहाजों की आमदोरफ्त रोक दी है। सऊदी अरब के वजीर तवानाई खालिद अल फालेह ने एक बयान में कहा है कि हौसी बागियों ने 2 सऊदी ऑयल टैंकर जहाज को बहरे अहमर में निशाना बनाने की कोशिश की। इस हमले में एक टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा है। सऊदी हुकूमत ने इस हमले के बाद आर्जी तौर पर आबनाए बाब अल मंदूब की गुजरगाह के रास्ते सऊदी तेल की बरामद रोक दी है। रियाज हुकूमत के मुताबिक सूरत हाल बेहतर होने पर इस रास्ते से तेल की बरामद बहाल कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि इससे कबल भी हौसी बागियों ने सऊदी तेल बरदार जहाजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन अरब इत्तेहाद अफवाज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी की खतरनाक साजिश नाकाम बना दी थी। इधर चीन की राजधानी बीजिंग में अमेरिकी सफारत खाने के पास हुए धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद पूरा आसमान धुएं से भर गया। जहां धमाका हुआ वहां हर दिन कई चीनी शहरी वीजा के लिए आते हैं। बीजिंग म्युनिसिपल हुक्काम ने एक 26 साल के एक नौजवान ने एक्सप्लोजिव डिवाइस को ब्लास्ट करने बताया है, लेकिन इसमें किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। धमाका खेज मवाद ले जाने वाले शख्स की शिनाख्त मंगोलिया के रिहायशी के तौर पर हुई है, जिसे हादसे के बाद अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस के मुताबिक नौजवान की हालत खतरे से बाहर है। बीजिंग के जिस इलाके में धमाका हुआ है वहां हिंदुस्तानी सफारत खाना भी वाक़ है। फिलहाल अमेरिकी सफारत खाने ने इस धमाके पर कोई तबसरा नहीं किया है। अमेरिका ने कहा है कि एक छोटा सा वक्फा हम लेंगे, फिर हम बताएंगे आपको कि अमेरिका ने क्या कुछ कहा है। छोटे से वक्फे के बाद आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका ने कहा है कि शुमाली कोरिया अब भी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने सीनेट कमेटी को बताया कि शुमाली कोरिया अब भी परमाणु बम के लिए सामान जुटा रहा है। उन्होंने कहा कि प्योंगयांग के साथ अमेरिका के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका शुमाली कोरिया को जौहरी समझौते को पूरा करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे सकता है। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिकी सदर जौहरी समझौते को लेकर पुरुम्मीद है, लेकिन ट्रंप भी मानेंगे कि अमेरिका के लिए खतरा टला नहीं है। पोम्पियो का यह बयान तब आया है जब 2 दिन पहले ही ट्रंप ने 9 महीनों तक मिसाइल नहीं दागने के लिए शुमाली कोरिया की तारीफ की थी। President Trump remains upbeat about the prospects for North Korean denuclearization. Progress is happening. We need Chairman Kim Jong-un to follow through on his commitments that he made in Singapore. Until North Korea eliminates its weapons of mass destruction, our sanctions and those of the United Nations will remain in effect. इधर अमेरिकी सदर ट्रंप का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को क्लीन चिट का मसला ट्रंप इंतजामिया का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के बारे में बात करते हुए अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि जाती तौर पर उन्होंने रूस को अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत पर खबरदार किया था। माइक पोम्पियो ने रूस के क्रीमिया पर कब्जे को खारिज करते हुए कहा कि वो रूस पर नई पाबंदी के हक में है। सीनेट कमेटी के सामने बयान देते हुए पोम्पियो ने कहा कि वो दुनिया भर में रूस की पॉलिसी पर उसकी जवाबदेही तय करने वाले कानून की हिमायत करेंगे।
I want to assure this committee that the United States does not and will not recognize the Kremlin's purported annexation of Crimea. We stand together with allies, partners, and the international community in our commitment to Ukraine and its territorial integrity. There will be no relief of Crimea-related sanctions until Russia returns control of the Crimean Peninsula to Ukraine. This Crimea Declaration formalizes United States policy of non-recognition. इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन के सदर जीन क्लाउड जंकर ने दुनिया की दो अहम मईशत के बीच तजारती मोर्चे पर जारी कशीदगी को कम करने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसके बाद अमेरिका और ईयू के दरमियान इजाफी महसूलात तय तनाज़े के हल की उम्मीद पैदा हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप और यूरोपीय कमीशन के सरबराह जून क्लोड जंकर ने इस हवाले से कई नुकात पर इत्तफाक राय का ऐलान किया। वाशिंगटन में होने वाले इस मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि सनती मसनूआत पर इजाफी टैक्स खत्म करने की दो तरफा कोशिशें की जाएंगी। यंकर ने बताया कि जब तक इस मौजू पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे नए टैक्स आयद नहीं किए जाएंगे। ट्रंप ने इस मौके पर आज़ाद तिजारत के हवाले से बड़ा दिन और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के तनाज़ुर से इसे एक नया दौर करार दिया। We want to further strengthen this trade relationship to the benefit of all American and European citizens. This is why we agreed today, first of all, to work together towards zero tariffs, zero non-tariff barriers, and zero subsidies on non-auto industrial goods. Thank you. जनूबी कोरिया के उलेंदजो जजीरे में गोताखोरों ने 113 साल पुराने जहाज का मलबा खोजा है और जहाज रूस का था जिसका नाम दिमित्री दोक्सोई है। 1905 में जापान रूस जंग के वक्त रूसी नेवी के इस जहाज पर हमला हो गया था। इस जहाज के तबाह होने के बाद ये डूब गया था। बताया जा रहा है कि जब ये जहाज डूबा था उस पर सोने के सिक्कों से भरे 5500 बॉक्स भी लदे थे, जिनकी आज की कीमत करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। उम्मीद की जा रही है कि गोताखोर अब इस खजाने को खोजकर समंदर से बाहर ले आएंगे, लेकिन जनूबी कोरिया ने कहा कि अब इस जहाज पर रूस का कोई हक नहीं होगा। Wheels beside the stand. इटली के साइंसदानों ने मरीख तैयारे पर पानी के एक बड़े दरिए का पता लगाया है। साइंसदानों का मानना है कि मरीख पर मिला पानी कुतुब जुनूब पर बर्फीले इलाके में एक झील के रूप में है, जो कि करीब 20 किलोमीटर इलाके में फैली हुई है और जो बर्फीली सतह से करीब 1 किलोमीटर नीचे मौजूद है। साइंसदानों को उम्मीद है कि अब जो इस सुर्ख तैयारे पर जिंदगी की मौजूदगी के बारे में सवालात का जवाब तलाश किया जा सकेगा। वाज़ेह है कि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने जिन झीलों की सतह का पता लगाया था उससे पता चलता है कि माजी में मरीख की सतह पर पानी मौजूद रहा होगा। अमेरिकी खलाई इदारा नासा सन 2030 में अपना इंसान बरदार खलाई मिशन मरीख पर उतारने का इरादा रखता है। ताज़ा तहकीक से इन खलाई साइंसदानों को आसानी होगी। तो नाज़रीन, जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज पर अभी इतना ही, लेकिन खबरों का ये सफर जारी है। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।